MHT 1 के अंतर्गत आने वाला विषय आदि काव्य का एक महान प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो का अप्रामाणिकता पर चर्चा कीजिए। जैसे सबको पता है, पृथ्वीराज रासो हिंदी महाकाव्य का काव्य परंपरा का आदि ग्रंथ माना जाता है। इस रासो का रचयिता है चंद्रबरदाई नामक व्यक्ति, और इसका सबसे पहला अप्रामाणिकता इस बात से माना जाता है कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के समय के कवि हैं या नहीं। और कुछ इस आधार पर भी लोग मानते हैं कि प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता, फिलहाल हम लोग अप्रामाणिकता पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो रासों में उल्लेखित घटनाएं और नाम इतिहास से मेल नहीं खाते। इसमें परंपरा चालुक्य और चौहान क्षत्रिय को अग्निवंश माना गया है, जबकि वो सूर्यवंशी प्रमाणित हुए हैं। पृथ्वीराज का दिल्ली जाना, संयोगिता, स्वयंवर आदि घटनाएं इतिहास से मेल नहीं खाती। तीसरा है अनंगपाल पृथ्वीराज तथा विशाल देव के राज्यों के संदर्भ में भी अशुद्ध हैं। फोर्थ नंबर, पृथ्वीराज की माँ का नाम कर्पूरी था, जो रासों में कमला बताया गया है। पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह मेवाड़ के राणा महर्षि सिंह के साथ बताया गया है, जो भी अशुद्ध ही है। पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के राजा भीम सिंह का वध भी इतिहास में सम्मत नहीं है। रासों में पृथ्वीराज का विवाह 14 बताया गया है, जो कि इतिहास से मेल नहीं खाती। पृथ्वीराज के हाथों गौरी का वध, ये भी मेल नहीं खाता। रासों में दी गई तिथियां अशुद्ध है। सभी तिथियों में इतिहास की तिथियों से करीब 90 to 8 साल का अंतर दिखाई देता है। यदि उपयुक्त तथ्यों को अंतिम प्रमाण मान लिया जाए तो पृथ्वीराज को अप्रामाणिक रचना ही कहा जाएगा। उसके साथ साथ विद्वानों ने भी अपना मत रखा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि इसका मूल रूप प्रक्षेप में छिपा हुआ है। इधर जो लघुतम प्रतिक्रिया मिलती है उसमें इतिहास संबंधित अशुद्धियाँ नहीं है। नंबर 2, घटनाओं में 90 से 100 वर्ष का जो अंतर है वो संबंध की भिन्नता के कारण है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने आनंद संबंध की कल्पना की है और उसके अनुसार तिथियों में भी अशुद्ध सिद्ध होती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि पृथ्वीराज रासों में 12वीं शताब्दी की भाषा की संयुक्ता क्षयमयी अनुस्वारत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे ये 12वीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है। रासो इतिहास ग्रंथ ना होकर काव्य रचना है, अतः इसमें इतिहास का सत्य खोजना और उसके ना मिलने पर उसे अप्रामाणिक घोषित करना अनुचित है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मत भी है कि पृथ्वीराज रासों की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी, अतः जिन सर्गों में ये शैली नहीं मिलती है उनमें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। यदि ये तर्क मान लिया जाए तो वही अंश प्राय संक्षिप्त सिद्ध होती है, जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है। जिन लोगों ने रासों में अरबी फारसी के शब्द का प्रयोग देखकर उसे जाली ग्रंथ माना है, उसके विरुद्ध में ये तर्क दिया जाता है कि चंद लाहौर का निवासी था, वहाँ उस समय मुसलमान का प्रभाव, अतः उसकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का मिश्रण होना स्वाभाविक ही है। वस्तुतः विद्वानों ने बाल की खाल खोजने की चेष्टा में अनेक ऐसे तर्क प्रस्तुत किए हैं जो इन काव्य में प्रामाणिकता के लिए उचित कसौटी नहीं बन सके। पृथ्वीराज रासो ही नहीं, रामचरितमानस, सूरसागर, बीजक आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ पर भी यदि अनेक प्रकार के तर्क दिए जाएं तो उनकी प्रामाणिकता भी किसी न किसी
सीमा तक संदेह का विषय बन सकती है। रामचरितमानस में तो प्रक्षिप्त अंश स्वीकार किए भी जाते हैं। कई ऐसे पद भी मिलते हैं जो सूर और मीरा दोनों के नाम पे प्रसिद्ध हैं। अतः प्रक्षिप्तांश या इतिहास विरोध कथनों के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानना उचित नहीं है। चंद ने पृथ्वीराज के जीवन की घटनाओं का जैसा सजीव वर्णन किया है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि वो पृथ्वीराज रासो का समकालीन कवि था। अतः रासो को अप्रामाणिक मानना उचित नहीं है। यदि इस विवाद पर कोई सत्यांश झलकता भी है तो इतना ही कि पृथ्वीराज रासो में प्राप्त संक्षिप्त अंश का भी समावेश हुआ है।